हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, पीसीसीबी मैथ्स फैकल्टी इन रेजोनेंस। आज हम वन शॉट वीडियो करने जा रहे हैं जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के लिए रिवीजन में काफ़ी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स। हम इन दो चैप्टर्स को कवर करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है अपने चैप्टर रियल नंबर्स में, ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इस थ्योरम का कहना ये है कि अगर मेरे पास कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है, अब कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जो प्राइम नहीं है, मतलब जिसके फैक्टर्स खुद और वन के अलावा भी कुछ हो, है ना। कॉम्पोजिट क्या है? जिसके फैक्टर्स एक और उसके इटसेल्फ, है ना, उसके अलावा भी कुछ और भी फैक्टर्स हो, है ना, उसको कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। तो इस थ्योरम का कहना है कि अगर कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है हमारे पास, तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन यूनिक रहेगा, मतलब सभी का एक ही जैसा आएगा, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है ना, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहूँ, मैंने मान लो ले लिया एक नंबर, मैंने ले लिया 36। ठीक है, तो 36 एक कॉम्पोजिट नंबर है। इसके प्राइम फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे तो क्या होंगे? 2, 4, है ना, 4 3 जा 12 और ये। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये जो है इसके फैक्टराइजेशन हो गया और ये सभी प्राइम है, सभी फैक्टर क्या है? प्राइम। तो इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करोगे आप तो इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, भले ही ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई 2 ऐसे लिख दे 2 3 2 3, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर्स यही आएंगे, किसी और का कुछ और नहीं आ सकता। ठीक है ना, ये कहना चाहता है ये। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझ गए कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। ठीक है, डेफिनेशन भी क्वेश्चन में आपको पूछी जा सकती है पेपर में, तो इसलिए आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो जरा इस पर अगर हम आगे बढ़े तो इस पर जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे कि कैन वी हैव एनी नेचुरल नंबर n where 7 raised to power n ends with the digit 0। कि क्या अपने पास कोई n ऐसा नेचुरल नंबर हो सकता है जहां पर 7 raised to power n जो है वो 0 पर एंड कर जाए, 0 पर एंड कर जाए। तो देखो 7 raised to power n का मतलब है 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, है ना, कितना? अप टू n टाइम्स, ऐसा कह सकते हैं, n टाइम्स तक ऐसा चलेगा। अब देखो 0 पे एंड होने के लिए, कोई भी नंबर 0 पे एंड होता है यानी कि उसमें 10 का मल्टीपल है, छुपा हुआ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे मैंने मान लो यहाँ पर 30 लिख दिया, तो 30 का मतलब 3 इंटू 10 है, तभी तो ये 0 पे एंड हुआ है। सही है, तो उसमें 10 चाहिए होगा मुझे, 10 नहीं है तो वो 0 पे एंड कभी हो ही नहीं सकता। सही बात है। अब 10 आने के लिए क्या चाहिए? 10 कैसे बनता है? 10 बनता है 2 इंटू 5 से। तो अगर मेरे पास 2 और 5 दोनों हैं तो 10 बन जाएगा, और 10 बन जाएगा तो 0 पे एंड हो जाएगा। तो अब 7 रेज टू पावर n जो है वो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 है। इसमें कहीं पर 2 मिल रहा है क्या? नहीं, है ना। तो आप कह सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7 raised to power n does not consist of 2 into 5, therefore it cannot end with 0। ठीक है, ये 0 पे ख़त्म नहीं हो सकता। कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि 0 पे ख़त्म होने के लिए 2 और 5 का होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है, समझ गए बात को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करते हुए, इसी थ्योरम का यूज करते हुए हम HCF और LCM भी निकाल सकते हैं। ठीक है, HCF और LCM भी निकाल सकते हैं। तो एक बारी हम पहले समझ लेते हैं कि किस तरीके से HCF और LCM निकाला जा सकता है। ठीक है, देखो जरा, जैसे अपने पास यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं 84, 90 एंड 120। हम इनका HCF और LCM निकालने वाले हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हमने क्या सीखा? प्राइम फैक्टर्स निकालना ही सीखा है। उससे कैसे HCF LCM निकाल सकते हैं वो समझते हैं। तो पहले 84 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लोगे, है ना।
84 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू कितना हो गया 4 इंटू 3 12 इंटू 7 84, है ना। दैट इज आप इसको पावर्स की फॉर्म में लिख लो तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1, है ना। ये बन गया क्या 84। अगर 90 को देखें तो 90 कैसा बनेगा, 2 इंटू 45 होता है। 45 को फर्दर फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू 3, अब 15 बचा तो 15 को दोबारा से 3 इंटू 5 लिख दो। इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 2 3 जा 6, 3 जा 18 इंटू 5 90। क्लियर है, यानी कि इसको आप लिखोगे 2 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 2 एंड 5 रेज टू पावर 1। फिर बात करते हैं किसकी, 120 की। 120 होता है 2, अब ये 60 बचा, है ना। 60 को लिखोगे 2 तो कितना बचा 30, फिर लिखोगे 2 तो कितना बचा 15, जो कि 3 इंटू 5 होगा। देख भी सकते हो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 8 3 जा 24 इंटू 5 120, दैट इज 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 1। सही है, क्लियर है। तो ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब अगर हम HCF की बात करें तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप इस मेथड से कैसे HCF निकालोगे, तो इसका मतलब यही है कि जो सभी में कॉमन हो वो फैक्टर ढूंढ लो पहले तो, है ना। तो आप क्या ढूंढोगे, एवरी कॉमन फैक्टर, एवरी कॉमन फैक्टर। अब सभी में होना चाहिए, है ना। तो यानी जैसे कि आप देखो यहाँ पर 3 जो है वो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो आपको 3, लेकिन अगर मैं कहूं कि 3 की पावर 2 ले लूं क्या, तो 3 की पावर 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, पर सब में होना चाहिए ना। तो आप ऐसे करो कि जो भी कॉमन फैक्टर है उसकी सबसे छोटी पावर जहां पर भी हो, क्योंकि छोटी वाली से ही होगा कि अगर बड़ी है तो बड़ी के अंदर छोटी तो है ही ना। जैसे ऐसा कह सकता हूं क्या कि 3 की पावर 2 के अंदर 3 की पावर 1 तो है ही ना, समझ गए क्या। तो जो छोटी पावर है उसको लो आप, वो सब में होगा, ठीक है। तो एवरी कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर, इस तरीके से आप HCF निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो जरा यहां पर सब में देखें तो 2 जो है वो तीनों में कॉमन है, बिल्कुल है। 3 जो है वो तीनों में कॉमन है, 5 और 5 तीनों में नहीं है, 7 भी तीनों में नहीं है, तो रहने दो। और 2 की जो सबसे छोटी पावर है वो लिख लो 1, 3 की जो सबसे छोटी पावर है वो 1 है, तो 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो अब इन तीनों नंबर्स का HCF क्या हो जाएगा 6, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड करता हो, सबसे बड़ा नंबर है ये 6 जो तीनों को डिवाइड कर देगा। क्लियर है, तो ये तो आ गया अपना HCF। बात करते हैं LCM की। तो अगर LCM निकालना है इसी मेथड से, तो LCM का मतलब होता है अपना लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको इन सब का मल्टीपल चाहिए, ठीक है। जो भी ये 3 नंबर है इन सब का मल्टीपल, तो इन सब के मल्टीपल के लिए यानी कि ऐसा नंबर जो इन सब से डिवाइड हो जाए, सीधी सी बात है। यानी ये जितने भी फैक्टर है ना ये सब आने चाहिए उसके अंदर, तभी बात बनेगी। तो आप क्या करोगे, LCM में आप लिखोगे एवरी फैक्टर, सारे फैक्टर आने चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है सारे फैक्टर आने चाहिए, क्योंकि सबसे डिवाइड कराना है ना, तो सारे फैक्टर तो आने चाहिए। जैसे 2 भी आना चाहिए, 3 भी आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए, 7 भी आना चाहिए। पर फिर सबसे डिवाइड कराने के लिए अगर मैंने 3 लेके 3 की पावर 1 लिख दिया तो वो 3 की पावर 1 3 की पावर 2 से थोड़ी डिवाइड हो पाएगा। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, बड़ी पावर लेनी पड़ेगी सबकी, क्योंकि अगर बड़ी पावर लोगे तो छोटी पावर से डिवाइड हो जाएगा। सही है, तो यहाँ क्या करोगे, एवरी फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। तो लिख लेते हैं, 2 भी था, 3 भी था, 5 भी था और 7 भी था। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 3, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, 2 की है 3, 3 की है 2, 5 की तो देख लेते हैं, 5 की 1 ही है और 7 की भी 1 है। तो 2 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7, 9 इंटू 7 63 और ये 40,
तो देखो 4 3 जा 12, 4 6 जा 24 और 1 25, तो 2520 जो है वो LCM हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गई बात। इस तरीके से आप इस मेथड का यूज करते हुए LCM निकाल सकते हो। आगे बढ़े। अब हमसे पूछा जा रहा है अगले क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन करो कि ये जो नंबर है इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट क्या था? विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना, मतलब 1 और उसके खुद के अलावा भी और फैक्टर हो अगर, तो वो नंबर कॉम्पोजिट है। तो आप देखो इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। देखो 5 4 जा 20 इंटू 3 60 इंटू 2 120 प्लस 3 123, है ना, 123 लिख सकते हो। 123 को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो 3 से भी डिविजिबल है ना। और देखो दूसरी चीज, एक तरीका है, देखो इसमें यहाँ तक और यहाँ तक में 3 कॉमन है क्या, तो क्या बचेगा 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ से भी 3 कॉमन निकल गया तो 1, ठीक है। तो ये बच गया 20 इंटू 2 1 कितना 5 4 जा 20 इंटू 2 40 प्लस 1 41, ठीक है। तो 3 इंटू 41 से डिविजिबल है, मतलब 3 से भी डिविजिबल है, 41 से भी डिविजिबल है, और 1 से तो डिविजिबल होता ही है, और जो ये नंबर बन रहा है 123 उससे भी डिविजिबल है, तो 2 से ज्यादा हो गया ना फैक्टर, है ना। तो आप कह सकते हो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर दिस इज कॉम्पोजिट। ये कैसा नंबर है? कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। समझ में आ गई बात। आगे बढ़े, देखो जरा। अब यहां पर ये अपने पास जो क्वेश्चन है ये वर्ड प्रॉब्लम है ना। वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना होता है कि क्या दिया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। डायरेक्ट नहीं लिखा होता, जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन किए डायरेक्ट थे। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि फाइंड द HCF ऑफ दीज नंबर्स, LCM ऑफ दीज नंबर्स, है ना। इसमें आपको पढ़ के समझना होगा। कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, है ना। सर्कुलर पाथ है, सोनिया को इस पाथ को पूरे कवर करने में 18 मिनट्स लग रहे हैं, एंड रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं सेम करने के लिए, है ना। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम, दोनों एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पर चलते हैं, है ना। जैसे मान लो ये रवि यहाँ से निकला और एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सोनिया भी यहीं से निकली, सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में निकले हैं, है ना। आगे कह रहे हैं आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे वापस से, है ना। तो देखो क्या कर सकते हैं इसमें। अब मिलना उनको स्टार्टिंग पॉइंट पे ही है, यानी रवि को भी यहाँ पहुंचना है और सोनिया को भी वापस यहाँ पहुंचना है। तो एक ऐसा टाइम चाहिए जो यहाँ पर मिलकर मिलाए इन लोगों को, है ना, ऐसा कह सकते हैं। तो देखो रवि जो है वो 12 मिनट में हर एक राउंड कंप्लीट करता है, तो पहला राउंड 12 मिनट में हो जाएगा, दूसरा 24, तीसरा 36, चौथा 48, इस तरीके से चलता जाएगा, हाँ है ना। और सोनिया की बात करें तो 18, फिर 36, फिर 54, क्योंकि 18 मिनट लग रहे हैं ना उसको, फिर 72, इस तरीके से चलेगा। तो मुझे एक ऐसा टाइम चाहिए जब दोनों इस जगह पर हो। तो आप देख पा रहे हो क्या, यहाँ से 36 मिनट पे दोनों एक जगह पे पहुंच जाएंगे। तो मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि एक राउंड करने में रवि को 12 मिनट लग रहे हैं, यानी कि रवि जो है हर एक राउंड जब खत्म कर रहा होगा तो 12 के मल्टीपल पे चल रहा होगा, है कि नहीं। और सोनिया हर एक राउंड खत्म कर रही होगी तो 18 के मल्टीपल पे चल रही होगी। तो मुझे एक ऐसा कॉमन मल्टीपल चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए, एक ऐसा नंबर जो दोनों एक साथ खत्म करे, है ना, ऐसा टाइम। ये कह लो कॉमन मल्टीपल ही तो चाहिए, और कॉमन मल्टीपल में हम ये तो चाहेंगे जितना छोटा मिल जाए, यानी जितना पहले वो मिल जाए उतना बढ़िया है। तो यानी इसको हम कह सकते हैं हमें क्या चाहिए था इसके अंदर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए था, सही है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए था। तो इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं हम 18 और 12 का। तो 18 के फैक्टर हो गए
2 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 2 इंटू 3 का स्क्वायर 12 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 की पावर 2 3 की पावर 1। एलसीएम अभी अभी लिखा था, क्या होगा? एलसीएम होगा एवरी फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, है ना। तो देखो सारे फैक्टर लिख दो पहले तो 2 और 3, दोनों की हाईएस्ट पावर लिख दो 2 और यहां से भी 2, तो 2 की पावर 2 इज 4, 3 की पावर 2 इज 9, 4 इंटू 9 इज 36। तो 36 मिनट बाद वो दोनों एक दूसरे को स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे वापस से। क्लियर है बात? समझ गए? अब देखो इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ। जैसे हमने HCF निकालना सीख लिया है ना, LCM निकालना सीख लिया, तो ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए एक प्रॉपर्टी है अपने पास, इसको ध्यान से समझना है हमें, ठीक है। कि अगर मेरे पास सिर्फ दो नंबर हैं A और B, है ना, A और B अगर दो नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं, तो उनका HCF और LCM जो भी होगा, उनके HCF और LCM का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा हमेशा। क्या कि दो नंबर हैं तो दोनों के HCF और LCM का प्रोडक्ट हमेशा उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। और अगली बात कि LCM हमेशा ही डिविजिबल होगा HCF से, LCM हमेशा ही क्या होगा? डिविजिबल होगा HCF से। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लो मैंने कहा 2 और 3 है, या 2 और 6 ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, 2 और 6 है, तो 2 और 6 का LCM क्या है? 6 है। 2 और 6 का HCF क्या है? 2 है। तो ये LCM है, ये HCF है। तो HCF तो वो छोटा नंबर होता है जो इन दोनों को डिवाइड करे, वो सबसे बड़ा नंबर कह सकते हो जो इन दोनों को डिवाइड करे, और LCM वो सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, है कि नहीं। तो जब इन दोनों, ये दोनों जो हैं इसके मल्टीपल है, और ये जो है इन दोनों का मल्टीपल है, यानी आप कह सकते हो कि HCF जो है वो LCM को डिवाइड तो करेगा ही करेगा, सीधी सी बात है ना। तो ये बातें हमने समझ ली। इसके बेस पर जो क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? गिवन दैट HCF इज HCF of 306 and 657 is 9, then find LCM of these two। अब दो नंबर है मेरे पास, एक है 306 और एक है 657, इन दोनों का LCM HCF दिया हुआ है। तो अभी मैंने पढ़ा फॉर टू नंबर्स HCF into LCM is equal to product of that numbers, है ना। तो अब देखो HCF कितना दिया है? 9, LCM हमें फाइंड करना है, और वो दोनों नंबर है 306 एंड 657, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ऐसे LCM कितना आ जाएगा? 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 9 से करें तो 9 1 जा 9, सॉरी 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, बचा 3 और 6 36, तो 9 4 जा 36। तो 657 और 34 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, LCM आ जाएगा, है ना। तो देखो कितना, 657 को 34 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 और 2 22, 4 6 जा 24 और 2 26, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17, फिर 3 6 जा 18 और 1 19। तो ये आ गया 8, ये 3, ये भी 3, 9 2 11 और एक 12 और ये 2, ठीक है। 2 2, ठीक है, 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8, ये अपना LCM हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना
टॉपिक जो है वो प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी है, कि हमें कोई एक नंबर दिया होता है, हमें प्रूफ करना होता है कि वो इरेशनल है। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 3 + √2 इज इरेशनल नंबर। तो किस तरीके से कर सकते हैं इसको? हम ऐसे क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं ना, हम पहले मान लेंगे कि ये इरेशनल नहीं है ना, फिर हम उसको गलत साबित करेंगे। तो देखो, अगर बात करें नंबर्स की, रियल नंबर की बात करें, तो दो तरह के नंबर होते हैं, या तो रैशनल या इरेशनल। अब इरेशनल की बात करनी है तो मैंने कहा चलो नहीं है, मान लेते हैं इरेशनल। अगर इरेशनल नहीं है तो रैशनल होगा। लेट 3 + √2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, अब अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर हमेशा p/q की फॉर्म में लिखा जाता है ना, p/q की फॉर्म में। देयरफॉर 3 + √2 कैन बी रिटन एज p/q फॉर्म। अब इसमें भी कंडीशन है, pq क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, है ना। p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड को प्राइम, और साथ में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी सारी कंडीशन है। अब इस 3 को अगर उधर भेज दें तो ये हो जाएगा p/q - 3। ठीक है, तो p/q मेरे हिसाब से रैशनल है, और 3 तो रैशनल है ही। p/q रैशनल में से रैशनल सब्ट्रैक्ट किया है तो रैशनल ही आना चाहिए, यानी ये हिस्सा रैशनल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस √2 इज ऑल्सो रैशनल, है ना। तो यहाँ से क्या पता चलता कि √2 भी रैशनल है। √2 क्या है? रैशनल है। अब अगर √2 रैशनल है तो सेम वही बात कि √2 भी कुछ फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, जहां पर सेम कंडीशंस आएंगी। क्या? ए बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ए बी जो है पॉजिटिव इंटीजर है और को प्राइम है, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आ गई। ऐसा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए आ गया √2 इंटू बी, स्क्वायरिंग करी दोनों तरफ। ठीक है, जब स्क्वायरिंग करी तो यह तो आ गया a² और इधर √2 का स्क्वायर 2 और ये b²। तो अब देखो a का स्क्वायर जो है वो 2 इंटू समथिंग लिखा हुआ है। क्या? 2 इंटू समथिंग, यानी कह सकते हैं कि a² जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, डिवाइड होगा, है ना। कि इससे पता चलता है a² इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब a किसी नंबर का, a क्या था मेरे लिए? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था। a किसी इंटीजर का स्क्वायर है। किसी इंटीजर का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो यानी उसके स्क्वायर में 2 आता होगा, तभी तो 2 का मल्टीपल आता होगा, और 2 का मल्टीपल 2 से ही बनता है कि नहीं। अब मैं कहने का मतलब ये है कि 2 से डिवाइड हो रहा है कोई नंबर, तो इसमें 2 तो आएगा ही ना, 2 इंटू कुछ, और वो कुछ भी 2 का मल्टीपल ही होना चाहिए, है ना। वो कुछ भी 2 का मल्टीपल ही होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी इंटीजर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड किया जा सकता है ना, किया जा रहा है, अगर किसी इंटीजर का स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, तो वो इंटीजर खुद भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा। क्यों होगा कि नहीं? अगर नहीं हुआ तो वो इंटीजर, देखो a इंटू ए इज डिविजिबल बाई 2, यही मतलब था। ठीक है, ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम ही नंबर है, और दोनों इंटीजर है, और 2 खुद एक प्राइम नंबर है। अगर 2 a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a का स्क्वायर 2 का मल्टीपल होना चाहिए। a का स्क्वायर 2 का मल्टीपल तभी बन सकता है जब a खुद 2 का मल्टीपल हो, और नहीं तो नहीं बन पाएगा। सीधी सी बात ये है ना। तो आप कह सकते हो कि अगर a कोई इंटीजर है और उसका स्क्वायर किसी प्राइम से डिवाइड हो रहा है, तो वो a खुद भी प्राइम से डिवाइड होगा ही होगा, है ना। तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। a भी 2 से डिविजिबल होगा। अब a 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है कि a को 2 इंटू समथिंग लिखा जा सकता है। a 2 इंटू समथिंग है। अब a 2 का मल्टीपल है, तो आप क्या करो, इसको इसके अंदर पुट कर लो पहले में, है ना। पुट इट इन 1, पुट इट इन 1। अगर 1 में रखेंगे
तो 1 क्या था, a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब a की जगह मैं 2m रख रहा हूँ। 4m स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, इस 2 से कट रहा है, तो अब देखो यहाँ से b स्क्वायर आ गया 2 इंटू एम स्क्वायर। तो फिर वही बात कि b जो है वो 2 से डिवाइड होता होगा, यानी कि, है ना। तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अब b स्क्वायर अगर डिविजिबल है 2 से, और b को इंटीजर था, किसी इंटीजर का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये वो खुद इंटीजर भी डिवाइड होगा ही होगा। b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। पर हमारी बात हुई थी कि a और b कैसे नंबर हैं, को प्राइम का मतलब होता है कि दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई, हमने जो माना था वो तो गड़बड़ कर गया। तो यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर a एंड b आर नॉट को प्राइम, है ना, एंड दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। हमने जो माना था उसको गलत बोल रहा है ये, तो हमारी अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो अब हम क्या कहेंगे, हमने क्या माना था, हमने √2 को रैशनल मान लिया था, √2 रैशनल नहीं है। यही तो बात साबित हो गई यहाँ पर, इसको रैशनल के चक्कर में तो ये सब हुआ। तो यानी कि ये रैशनल नहीं है, ये इर्रेशनल है। पर ये रैशनल आया क्यों था, इसको रैशनल मानने की वजह से, यानी कि ये भी इर्रेशनल है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो आप कह सकते हो कि हमारे फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, हमारे अजम्पशन को। देयरफॉर 3 + √2 इज इर्रेशनल। समझ में आ गई बात, इस तरीके से हम इसको साबित कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, वो भी सेम ही है इसके जैसा ही। 5 - 2√3 इज इर्रेशनल, है ना। इसको भी आप इस तरीके से कर सकते हो। क्या करोगे, लेट 5 - 2√3 इज रैशनल। अगर मैंने इसको रैशनल मान लिया तो ये कैसा बन जाएगा, वही p/q, जहां पर p और q के बारे में क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स विद नथिंग कॉमन, यानी कि को प्राइम, और q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करो, 2/√3 को उधर भेज दो, pq को इधर ले आओ, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 5/2 - p/2q। अब यहाँ समझना, 5/2 रैशनल है, p/q रैशनल था, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया या 2 से डिवाइड कर दिया, अभी भी रैशनल है। तो ये पूरा पार्ट रैशनल है क्या, यानी इसके हिसाब से √3 रैशनल है, इसके हिसाब से √3 रैशनल है। पर मैं जानता हूं, जैसे अभी मैंने √2 को दिखाया है रैशनल, वैसे ही मैं इसको भी दिखा सकता हूं। तो हम कह सकते हैं बट वी नो, है ना। आपको अगर ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि √3 इरेशनल है, जैसे हमने पिछले में किया था, ठीक है, इस तरीके से। बट वी कैन प्रूव दैट √3 is irrational. Therefore 5 - 2√3 is irrational. समझ गए क्या, आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है अपने पास। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि अगर p/q कोई भी एक रैशनल नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हो, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है p और q कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। और आप q के बारे में बात करेंगे कि q जो है अगर इस फॉर्म का है, 2 × 5 के फॉर्म का है, तो आप क्या कहोगे कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट करेगा। अब ऐसा क्यों होता है ये समझ लो। देखो अगर मैं आपसे कहूँ 15 को 10 से डिवाइड करो, तो आप सीधा कहोगे ना 1.5, है ना, 1.5। अगर मैं आपसे कहूँ 2032 को 100 से डिवाइड करो, तो आप सीधा कहोगे ना 20.32। तो आप ये जानते हो अगर नीचे 10 की पावर है, नीचे 10 की पावर है, तो जितने जीरोस है ना उतने पहले आप डेसिमल लगा देते हो, सीधा आंसर आ जाता है। तो 10 होने से आपको यह निकालना कितना ज़्यादा इजी पड़ता है। पर अगर मैं आपसे यही कहता 1/2, तो आप बता देते,
लेकिन आप कहते हैं इसमें तो 10 नहीं था, तब भी कैसे बता दिया मैंने 0.5 आएगा। तो देखो क्या है, ऐसे केस में आप 10 बना सकते हो इसको, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी कर दो, तो ये बन गया 5/10 जो कि 0.5 हो गया ना, एक के पहले डेसिमल लगा दिया आपने, समझ गए। तो अगर, और सेम आप इसको भी बना सकते हो 0.2, वही सेम 10 बनाने के लिए नीचे 2 से तो ऊपर भी 2 से, तो 2/10 जो कि 0.2 ही तो है। तो नीचे अगर 10 बन गया तो आप डेसिमल को टर्मिनेट करवा सकते हो आराम से, पर 10 नहीं बना तो टर्मिनेट नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो 10 बनाने के लिए आपको चाहिए होता है 2 और 5, तो अगर आपके पास दोनों हैं तब तो बढ़िया ही है, पर अगर खाली 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई करके 10 बना सकते हो, और खाली 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 10 बना सकते हो। पर इसके अलावा कुछ और है तो उसको 10 नहीं बना पाओगे। जैसे 3 है, 3 को कैसे 10 बनाओगे, 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, नहीं कर पाओगे ना, 10 नहीं बना पाओगे। तो इसलिए अगर आपका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म का है, जहां पर m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब हो गया इंटीजर जो कि नेगेटिव ना हो, मतलब 0 हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है ये पावर, 0 भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 मतलब मान लो m 0 है तो 2 नहीं होगा, खाली 5 होगा, तो खाली 5 होगा तो भी तो हमारा काम चली जाएगा, हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो मैं कहूँगा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा, ठीक। और देखो, अगर p/q जो है वो रैशनल नंबर है, लेकिन उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो इस फॉर्म का नहीं है, मतलब 2 और 5 के अलावा भी कुछ आ गया है ना, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि वो टर्मिनेट नहीं करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और साथ में रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इस तरीके का नंबर होता है कुछ, जैसे 0.6 बार कह लो या 0.6666, ठीक है। ये रुकेगा नहीं लेकिन रिपीट करेगा, है ना, तो ऐसे नंबर भी रैशनल नंबर ही होते हैं, ठीक है। और अगर मेरे पास कोई ऐसा नंबर आ गया जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है, तो वो नंबर अपने लिए इर्रेशनल नंबर होता है, वो नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। इस तरीके का कुछ भी दिख सकता है, कैसा भी दिख सकता है, जैसे 1.12 13 14 15 कुछ भी, 72 1 5 6 7 8 कुछ भी, है ना, इस तरीके से कुछ भी हो, मतलब ना तो रुके ना तो रिपीट करे, कुछ भी चलता रहे चलता रहे चलता रहे, तो ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीट कर रहे हैं तो वो रैशनल नंबर है, सही है। अब देखो इसमें पूछ रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन फाइंड इफ दिस विल हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, गिव रीजन फॉर योर आंसर, है ना। तो देखो अब मेरे पास जो नंबर है वो है 987 और ये है 10500। तो देखो ये 3, पहली बात तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, p/q अगर लिखा है तो pq को प्राइम हो, मतलब कुछ भी कॉमन ना हो, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 3 की टेबल में आ रहा है 9 8 17 और 7 24 और नीचे तो 6 बन ही रहा है, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 2 3 9 जा, फिर 3 2 3 3 जा 9 1 3 5 जा, दोबारा से कट रहा है क्या, 329, अभी फिलहाल तो नहीं कट रहा है ना, ऐसे ही छोड़ देते हैं चलो, ठीक है। 7 से कट रहा है क्या, 7 4 जा 28, हाँ कट रहा है ना, 7 से काट दो, 7 4 जा 28 बचा 4 4 4 और 9 49, 7 7 जा 49, फिर ये 7 5 जा कट रहा है ना, ये 47 47 किसकी टेबल में आता है, 47 किसी की टेबल में नहीं आता है ना, तो 47/500 हो गया। तो अब बात करते हैं इसकी कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, 500 के फैक्टर निकालो, डिनोमिनेटर के फैक्टर ही तो निकालने होते हैं, तो 500 के फैक्टर निकाले मैंने,
तो ये हो जाएगा 5 इंटू 100 और 100 होता है 5 इंटू 5 25 इंटू 4, सही है। तो आप देख पा रहे हो क्या, ये 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3 ऐसा कुछ बना है ना। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसका अगर देखें तो p बाई क्यू में डिनोमिनेटर जो है q इज ऑफ द फॉर्म, q का मतलब यहां पर क्या है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n, है ना, वेयर mn आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसलिए आप कह सकते हो कि दैट एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, टर्मिनेटिंग होगा, सही है। ये तो हो गया। अब आपसे सवाल में पूछा क्या गया था कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग, है ना, यही पूछा गया था कि टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। अगर हमसे पूछा जाता कि डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या, तो भी हम बता सकते थे बहुत आसानी से। देखो 47/500 था और इसको आप देखोगे तो ऐसे ही लिखा है ना मैंने, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3, है ना, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3। तो देखो आपको नीचे 10 बनाना होता है, सिंपल है ना। तो ये तो बन गया, देखो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 तो बन गया 10 की पावर 2, है ना, क्योंकि एक 2 और एक 5 से एक 10 बनता है, 2 2 और 2 5 से 2 10 बनेंगे, एक 5 एक्स्ट्रा है, तो इसके लिए अपने को एक 2 एक्स्ट्रा चाहिए, नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी कर दो, तो ये हो गया 94/10 की पावर 3 दैट इज 1000। तो 3 के पहले डेसिमल लगा दो, तो ये हो जाएगा 94 और एक और 0, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गई बात।